नमस्कार, राधे राधे एंड गुड मॉर्निंग क्यूटीज़। कैसे हो आप सब? ज़रूर बता देना मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी सूफियाना इश्क। तो गाइस, स्टोरी में जाने से पहले एक बात बता देते हैं। तो मेरे पास परसों एक कमेंट आया था कि तनु जी, एक स्टूडेंट एंड टीचर बेस्ड स्टोरी होनी चाहिए। तो गाइस, ये होगा, पर अभी नहीं। अभी मेरे पास 2 स्टोरी है जो कि मैं उनको ही नहीं कंप्लीट कर पा रही। तो पहले ये दोनों ख़त्म करें तो फिर धीरे-धीरे सारा कुछ हो जाएगा क्यूटीज़। तो इससे पहले हम सुनते हैं हमारी आज की स्टोरी, सूफियाना इश्क। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में ओहो, चांदनी जी के जो रूप हमने देखे थे, भाई सच्ची में मुझे तो मज़ा आ गया था। क्या धोया था उन्होंने रेखा जी को। और रेखा जी तो बस उधर से खिलस्ती हुई चली भी गई थी। और अब चलते हैं थोड़ी आगे क्या हो रहा था कि हमारी नीरजा और चांदनी जी की लाइफ जो है वो एकदम से स्मूथ जा रही थी। जो नीरजा और चांदनी के बीच की प्यार थी वो धीरे धीरे और बढ़ रही थी। और इन्हीं सारी चीज़ों में नीरजा की जो प्रोफेशनल साइड थी, प्रोफेशनल जिंदगी थी, वो भी बहुत ज़्यादा ग्लो अप हो रही थी। वो कैसे? क्योंकि अब वो अपनी इंडस्ट्री में ऐसे जाने जा रही थी कि मोस्ट एलिजिबल बैचलरेट। मतलब कितनी ही प्यारी है, ऊपर से ब्यूटी विद ब्रेन है। मतलब प्रॉपर एक, बोल सकते हो कटोरी में जो है आइसक्रीम। और सारे लोगों को नीरजा बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रही थी कि बंदी इतनी जल्दी अपनी दम पे वो बिजनेस रन कर रही है। क्योंकि उसकी स्ट्रगल देखी थी सबने ही, उसकी जो मेहनत थी, उसकी जो सबके पास जा जाके काम मांगने की एक जुनून उसने देखा था सब लोगों ने, वो बहुत ही काबिले तारीफ थी। क्योंकि उसके पापा की बैकग्राउंड बहुत ही स्ट्रांग थी। अगर वो चाहती तो रेखा की तरह वो भी वैसे कर सकती थी, पर उसने वैसा नहीं किया। उसने अपने बलबूते पर सारा कुछ किया। और इसी सोच के प्रति और इसी मेहनत के प्रति सारे लोग अब उसके साथ बहुत ज़्यादा ही पोलाइटली बिहेव कर रहे थे। जो लोग पहले नीरजा को एकदम से इग्नोर कर दिए थे, एकदम से कोल्ड जोन कर दिए थे, वो सब लोग अब उसके साथ बहुत ही वार्मली बिहेव कर रहे थे। और नीरजा को ये चीज़ तो बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि इंडस्ट्री में उसकी पकड़ धीरे धीरे करके मजबूत भी हो रही थी। जिसके पीछे भाव्या भी थी। और कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं क्या, बहुत ही एक अच्छी सी जगह होल्ड करी हुई थी रेखा जी ने। रेखा जी भी बोल सकते हो कि उनकी करियर में बहुत ही इफ़ेक्टिव एक मुद्दा थी, है, और हमेशा रहेगी। क्योंकि बंदी आने के बाद से जो भी उसके पास डील्स थे, जो भी उसके पास क्लाइंट्स थे, वो सारे के साथ नीरजा की एक जो पहचान थी उसने बनवा दिया था। वो बस नेचर को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना चाह रही थी, जो कि उससे हो नहीं रहा था। और ऊपर से हमारी चांदनी जी का तड़का, ओहो हो, क्या तड़का दिया था। पूरे घर एकदम से तड़के की महक से महक गई थी। और ऐसे कर करके सारा कुछ तो नीरजा की जी से के साथ चल ही रहा था बहुत अच्छा। उनके घर में इतनी सुंदर सी बीवी भी थी और बीवी से इतना ज़्यादा प्यार भी उनको मिल रहा था। पर बीवी की ज़िंदगी में थोड़ा ना थोड़ा तो हर चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा था। बीवी भले ही वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी कर रही थी, रिश्ते में भी उनकी सारा कुछ थी, पर उनकी जो एक कॉलेज की सराउंडिंग्स थी ना, उधर थोड़ा सा घमासान मच रहा था। क्योंकि नीरजा, जो कि अब वो बिजनेस बैकग्राउंड से हट के वो थोड़ा सा फैशन बैकग्राउंड में चली गई थी। तो जो चांदनी थी उसका तो पूरा जो स्टडी बैकग्राउंड था वो उसका फैशन बैकग्राउंड से था। अब उधर वो चीज़ वायरल हो रही थी कि नीरजा जो है वो तो एलिजिबल बैचलर है। तो ये चांदनी की वाइफ या फिर चांदनी नीरजा की वाइफ कैसे बन सकती है? अगर ये बैचलरिटी है तो शादी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और इन्हीं सारी चीज़ों में जो चांदनी जी को है वो थोड़ा ना थोड़ा बात सुनाने को दे रही थी। सारे जो उसके क्लासमेट्स थे, उसके जो बोल सकते हो कि सीनियर्स थे, वो अब चांदनी की तरफ ऐसे देखते थे कि नहीं, तुम कहीं ना कहीं झूठ तो बोल रही हो, ये पूरा तो सच नहीं है। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग रिश्ते में हो, तुम लोग गर्लफ्रेंड्स हो, पर शादी में होते हुए किसी को बैचलर बोल देना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, तो वहाँ पर से जो थोड़ा थोड़ा होते होते चांदनी जी पे अब ऐसा हो रहा था ना कि उनके सीनियर्स द्वारा जो है वो थोड़ा थोड़ा बुलिंग की शिकार हो रही थी। वहाँ पर जो नीरजा को ये चीज़ चांदनी बोलना नहीं चाह रही थी, क्योंकि
चांदनी नीरजा की भी सारी चीज़ नोट कर रही थी, जो कि नीरजा के नाम के आगे जो ये एलिजिबल बैचलरेट है ये टैग जुड़ गया था ना, उसकी वजह से उसका जो एक इम्प्रेशन था, एक जो करियर का एक ग्लो अप जो भी था, वो सारा कुछ उसको भी दिख रहा था कि अगर ऐसा तुम किसी को प्यार करते हो और उसकी सक्सेस से अगर तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुम अपना जो प्रॉब्लम है वो अपने अंदर तक ही रख लोगे। और हमारी चांदनी जी भी वही कर रही थी, वो ज़्यादा इस चीज़ को शोर नहीं मचा रही थी। उसको पता था अगर मैं नीरजा को ये बात बता दूंगी, वो शायद पूरे समाज को, सारी दुनिया को ढिंडोरा पीट के बता ही देगी कि नो गाइस, शी इज़ एक्चुअली माई वाइफ। तो चांदनी ये चीज़ नहीं चाह रही थी। चांदनी चाह रही थी कि चलो शादी तो हमारी हो चुकी है ना, हमको तो पता है ना कि हम क्या है, हमारे अंदर कितना प्यार है। लोग चाहे जो भी बोले, पर ये सोच उनकी ज़्यादा देर रहती नहीं है। कि एक दिन जब वो कॉलेज ख़त्म करके थोड़ी लेट हो चुकी थी, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी करके हमारी चांदनी जी भी सीनियर की लाइन में आगे बढ़ रही थी। उनके भी सेमेस्टर ख़त्म हो रहे थे और वो भी थोड़ा थोड़ा करके अपनी पीक पे जा रही थी। तो वहीं पर उनको उनकी जो सीनियर्स थे वो खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि हेलो मिस चांदनी जी, वैसे आपको मिसेस तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये बात हमारे पास अभी श्योर नहीं है कि आपकी और नीरजा की कितनी बनती है, कितनी बिगड़ती है। अगर वो शादीशुदा होती और आपसे शादी करती, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है। आपका बैकग्राउंड हमको जितना पता है, आप गाँव से बिलोंग करती है और नीरजा शी इज़ डैम बैडी पर्सन। वो गाँव की लड़की को शादी कर ले, ये तो हम पहले ही नहीं मान पा रहे थे। और अब जब मैगजीन्स पे आ चुके हैं शी इज़ द मोस्ट एलिजिबल बैचलर, तो आपका यह झूठ ज़्यादा देर टिक नहीं सकता। हमको तो ये लगता है कि वो बस आपके साथ खेल गई है। क्यों चांदनी जी, सच है ना? तो वहाँ पर जो चांदनी है वो बस इतने सुन के वो चली आ रही थी कि चलो भाई कोई शोर नहीं मचाते, इट्स ओके। उसको भी पता था कि क्या है क्या नहीं है। तो वो जब चली आ रही थी, उधर से एक लड़की जो है वो चांदनी की दुपट्टे की यूँ थोड़ा सा उसके कोने से पकड़ के खींच लेती है। जो चांदनी को गुस्सा आता है क्योंकि लड़की के दुपट्टे को तुम छेड़ोगे तो धोप तो दिया जाएगा तुमको। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो इतनी गुस्से में मुड़ती है ना उनकी तरफ। जो लड़की थी वो बोलती, वो कूल बेबी, तुमको बचाने के लिए नीरजा आएगी नहीं, क्योंकि वो टिश्यू की तरह लोगों को यूज़ करती है। और जब भी देखो नीरजा की बात आ जाती है ना, नीरजा की कैरेक्टर की बात आ जाती है, चांदनी उधर चुप रह जाए वो हो ही नहीं सकती। जो चांदनी है वो एकदम से उस लड़की के सामने जाती है, वो वही अंदाज से अपनी जो बाल है सामने के वो हटाती है और जो उसका मांग था वो उसको दिखाते हैं। वो बोलते कि कैन यू सी इट और यू नीड एनी आई स्पेशलिस्ट, आई कैन अरेंज बोथ। तो वहाँ पर जो लड़की थी वो उसका थोड़ा गुस्सा आ चुका था कि भाई तुम अपने सीनियर से ऐसे कैसे बात कर सकते हो। तो वहाँ पर जो चांदनी है वो थोड़ा सा पीछे हटती है और बोलती है कि आई होप आपको क्लियर है सारा चीज़, कैन आई गो नाउ। और ये बोल के वो चली आ रही थी। जो वहाँ पर से एक लड़का था वो थोड़ा सा स्लैंग यूज़ करता है और वो बोलती कि हेलो, ज़्यादा ना उड़ो मत, जब तक नीरजा का साया तुम्हारे सर पे है ना तब तक ही हो। जिस दिन डस्टबिन में टिश्यू की तरह पड़ी रहोगी उस दिन फिर हमारे पास ही आना होगा। और ये बोल के जो लड़के थे वो अपने ही तरफ हाई फाई कर रहे थे, मतलब चांदनी को थोड़ा सा अलग गलत शलत जो भी है वो इशारा कर रहे थे। जो चांदनी है वो मुड़ती है, वो बोलती कि अपनी बहन को भी सेम आइडिया दोगे क्या? थैंक यू भैया। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाती है। और जब भी वो जाती है ना, मतलब कॉन्फिडेंस तो भरी पूरी थी, फाइट करके भी आई। पर जब भी उधर से निकल जाती है उसको इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, मतलब बंदी उधर से गेट से रोते रोते निकली थी। क्योंकि जैसे वो लोग उसको छेड़ रहे थे, जो नीरजा के लिए बोल रहे थे कि नीरजा तो जो तुमको बस टिश्यू की तरह यूज़ करेगी। तो चांदनी जी का उधर थोड़ा सा मूड एकदम से बिगड़ जाता है। वो जाते हैं एक पार्क में, वहाँ पर बैठ के अपनी मन मुताबिक जितना उनको रोना था बहुत ज़्यादा रोती है। इतना ज़्यादा रोती है कि बेचारी की आंखें जो है वो तुरंत ही सूज जाती है।
वहाँ पर जब चांदनी रोते रोते उसको दिख जाता है कि नहीं भाई अब और रोए तो शायद ये इधर ही बेहोश होकर गिर जाएंगे, वो चूज़ करती है कि वो घर जाएगी। तो तब तक चांदनी के पास चांदनी की सासू माम की फ़ोन भी आ चुकी थी। जब भी वो फ़ोन उठाती है उसकी सासू माम बोलती है कि चांदनी किधर हो तुम? जो चांदनी है वो बोलती कि मम्मी आ ही रही हूँ, बस रास्ते पे हूँ। जो उसकी सास थी वो बोलती बेटा जल्दी घर आओ, जो रूपल है वो आ चुकी है और वो तुमको बहुत देर से ढूंढ रही है। जो चांदनी है वो अब ना उसकी आवाज़ इतनी भारी हो चुकी थी, इतना उसको अकड़न हो महसूस हो रही थी अपनी आवाज़ में, वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वहाँ पर जो चांदनी की सास है वो बोलती कि चांदनी रो रही हो क्या बेटा? जो चांदनी है वो बोलती नहीं मम्मी नहीं रो रही हूँ, वो बस आंखों में कुछ चला गया ना तो गले में यूँ दर्द सा हो रहा है। मतलब इतना लेम सा एक एक्सक्यूज़ देती है। तो वहाँ पर जो प्रिया आंटी है वो बोलती कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, बात करते हैं। तो वहाँ पर वो बोलती कि नहीं मम्मी कुछ नहीं हुआ, मैं बस अभी आ रही, आप कुछ ज़्यादा मत सोचिए। और ये बोल के हमारी चांदनी जी घर पे जाती है। वहाँ पर जाके देखते हैं कि रूपल भाभी और अंशु जो है वो उसके लिए बस बैठे हुए थे। जब भी उसको देखते हैं और तभी ये लोग झपट्टा मार के एकदम आ जाते हैं और चांदनी के साथ एकदम से घुल मिल जाते हैं। जो चांदनी है वो भी अपने डिप्रेशन को, अपने सोच को एक साइड रखती है और इनके साथ घुल मिल जाती है और ऐसा महसूस ही नहीं होने देती किसी को कि उसकी लाइफ में कुछ चल भी रहा है। और इतनी सारी चीज़ों के बाद हमारी चांदनी जी ये फैसला लेती है कि चलो कोई बात नहीं, लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कुछ भी बोलने दो उनको, मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान देती हूँ। जैसे दुखते को तिनके का सहारा बहुत होता है, हमारी चांदनी जी के लिए भी पढ़ाई अब बहुत बड़ा हो चुका था कि उनको ऐसा फील हो रहा था, वो खुद को ऐसे मोटिवेट कर रही थी कि मैं तो पढ़ के सारे लोगों का मुंह बंद कर दूंगी। मैंने जब अच्छा रिजल्ट्स करने हैं तभी सारे लोग ऐसे ही मुझसे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोलेंगे कि ये तो इतनी अच्छी है, इससे कैसे जाके भिड़े। तो उसी मनोभाव के साथ हमारी चांदनी जी वो पढ़ने बैठती है फुल मन से, और जो कि वो कर भी रही थी। जब नीरजा की ये चीज़ देखती है तो वो भी उसको डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि उसको भी पता है कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है और वो खुद भी इतना सपोर्टिव है कि चलो मेरी बीवी पढ़ रही है तो पढ़ने दो। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ इनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा चल रही थी, जो कि नीरजा के पर्सपेक्टिव से है। चांदनी के लिए तो वो थोड़ा सा उसकी लाइफ मिजरेबल हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हमारी जो भाव्या जी है वो तो भाई अब अपनी बीवी को ऐसे अगला अगला के रख रही थी ना कि सारी चीज़ों से मैं तुमको प्रोटेक्ट कर लूँगी, मैं तुमको किसी की नज़र में नहीं आने दूँगी और किसी को तुम्हारे ऊपर कोई भी डोरे डालने के लिए तो मैं दूँगी ही नहीं। और ऊपर से उस शुचि से तो तुमको ऐसे बचा के रखूँगी ना जैसे कि लोग दूध को मक्खी से बचा के रखते हैं। और हमारी भाव्या वो चीज़ करती भी थी और उसका एक्टिविटी इतना तक हो चुका था कि वो लेके जाती थी, लेके आती थी। और हमारी जो मीरा है उसको इतना ज़्यादा प्यार बरसा रही थी उसके ऊपर। मीरा तो भाई बहुत खुश थी। मीरा इतनी खुश थी कि वो अब शुचि से और ज़्यादा बात करने लग गई थी, क्योंकि शुचि के साथ तो उसका एक प्लाटिंग चल रही थी ना। शुचि उसको बोल रही थी कि देखो भाई हम तो बोले हैं हमारी प्लान एकदम से 100% सच होगा, आप ट्रीट के लिए बस रेडी रहना। जो मीरा थी वो तो अब पल पल की खबर उसको दे रही थी कि हाँ ऐसा ऐसा वो बिहेव कर रही थी, और जो शुचि थी वो उस हिसाब से उसको आइडियाज़ दे रही थी। तो उन दोनों की बात उस चीज़ पे हो रही थी, उनकी काम भी थी बीच में। पर भाव्या को तो भाई ये सारा चीज़ का कोई इल्म ही नहीं था। उसके दिमाग में तो ये था कि शुचि उसकी बीवी के ऊपर डोरे डाल रही थे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो हमारी भाव्या जी की है वो आज जाना था नीरजा के साथ मिलने। जब भी सुबह भाव्या जल्दी जल्दी उठ जाती है और सारी चीज़ों को तैयार करने लगती है, तभी मीरा उससे पूछती है भाव्या आप कहीं पर जा रहे हो? जो भाव्या है वो तो भाई नॉर्मल बोल देती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा कुछ काम है नीरजा के साथ। जो मीरा है वो बोलती कि ओ अब नीरजा के पास जा रहे हो? जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ उसके साथ कुछ काम है तो उसके लिए जा रही हूँ। जो मीरा है वो बोलती कि आज नहीं आओगे आप? जो भाव्या है वो बोलती कि शायद पॉसिबल नहीं है, आज नहीं आ सकते। जो मीरा है वो बोलती कि तो फिर मीटिंग थोड़ा सा शिफ्ट करवा लो ना, वो तो आपकी सारी बात मानती है। जो भाव्या है वो बोलती कि नहीं मीटिंग तो शिफ्ट नहीं हो सकती,
क्यों, कोई बात है, कुछ काम है? जो मीरा है वो बोलती कि हाँ मुझे ज़रूरी कहीं पर जाना था। जो भाव्या है वो बोलती कि तो फिर घर की कार लेके चले जाओ, नहीं बोलो तो मैं रोहन को बोल दूँ। जो मीरा है वो बोलती कि नहीं नहीं आप ही रुक जाओ ना, आज मत जाओ, कल चले जाना, कल सुबह सुबह चले जाना। जो भाव्या है वो बोलती कि नहीं मुझे कुछ अर्जेंट काम के लिए जाना है, अभी मैं नहीं रुक सकती। तो वहाँ पर जो मीरा है वो बोलती कि तो फिर आज आ जाना रात तक प्लीज़। जो भाव्या है वो बोलती कि पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती है अच्छा छोड़ो इन सारी चीज़ों को, एक काम करो, आज का ड्रेस तुम सिलेक्ट करके दो, मैं तुम जो सिलेक्ट करके दोगी मैं वही पहन के जाऊँगी। जो मीरा है वो अपनी थोड़ी सी भारी मन से वो जाते है कबर्ड के पास, और वो जाके बस देख रही थी क्या करे क्या करे। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो जाती मीरा के पीछे, जाके उसको पीछे से हक करते हुए बोलती इतना क्या सोच रही हो, एक ड्रेस ही सिलेक्ट करके देना है जो कि मैं पहन के जाऊं, और इसमें इतना क्या सिलेक्ट करना, जो तुम आँख बंद करके दे दोगी मैं वही पहन लूंगी। जो मीरा है वो बोलती है कि नहीं, अच्छा ठीक है चलो। और ये बोल के वो थोड़ा सा साइड से जो अलग से रखे गए उसकी कुछ सूट्स थे, उधर से वो एक चूज करते और बोलती कि आज आप ये पहन के जाओ। जो भाव्या है वो बोलती कि ये क्यों? जो मीरा है वो बोलती कि पहन के जाओ मुझे अच्छा लगेगा, आप नहीं पर मेरी पसंद की एक सूट ही पहन के चले जाओ। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं, मुंह क्यों लटका रही हो, मैं अभी पहन के आती हूँ। और ये बोल के वो मीरा की फॉरहेड पे किस करती है और उधर से निकल जाती है। जो मीरा है वो बस भाव्या की तरफ यूं अपना मुंह लटका के देख ही रही थी। तो उधर से हमारी जो भाव्या जी है वो निकल जाती है नीरजा के साथ मीटिंग करने के लिए, जो कि इतना पास भी नहीं थी नीरजा के घर, नीरजा के घर बहुत दूर थी। तो वहाँ पर जब भाव्या जब नीरजा के ऑफिस जाके पहुँचती है, इन दोनों का मीटिंग तभी शुरू हो चुका था, क्योंकि नीरजा को भी पता था कि भाव्या की टाइम की बहुत ज़्यादा ही कीमत है, और बंदी आई है मतलब मुद्दा तो अच्छी खासी ही है। तो दोनों लोग ही बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, और तभी जो भाव्या है वो नीरजा को बोलती है कि नीरजा एक बात तो माननी होगी, जो तुम्हारी फेम अभी शुरू हुई है ना, मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ तुमसे। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ पर इधर एक झूठ भी है। जब भाव्या है वो बोलती कि हाँ झूठ तो है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कहीं पर ये क्लेम करी हो कि तुम शादीशुदा नहीं हो, ये तो बस लोगों का एक थियरी है, और जो कि तुम उस चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही हो। जो नीरजा है वो भी हंसती है, और ये दोनों बहुत ही मस्त उनका बातें वगैरह अब चल रही थी। जो भाव्या थी वो इन सारी चीज़ों में भी एक चीज़ नोट कर रही थी कि जब जब नीरजा के फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आ रहे थे वो तब तब अपना फ़ोन चेक कर रही थी और उस नोटिफिकेशन का रिप्लाई भी कर रही थी। जो भाव्या है वो थोड़ी देर बाद पूछ ही लेते हैं कि नीरजा तुमको नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ बैठ के बात कर रही हूँ तो तुमको मेरे को अटेंशन देनी चाहिए। जो नीरजा है वो थोड़ा सा अपना फ़ोन को साइड रखती है और बोलती कि एक्चुअली भाव्या जी आई एम रियली वेरी सॉरी, पर मैं आपको अपनी दोस्त मानती हूँ। अब तो मानने ही लगी हूँ जब से मुझे ये पता चला है कि मेरी दोस्त आपकी बीवी यानी हमारी भाभी जी से ऑलरेडी नोन में है। तो आप मेरी फ्रेंड हुई, और मेरी जो सबसे ख़राब दिन थे आप तब आके मुझे मदद करी, तो आप वैसे भी मेरे फ्रेंड बन चुके हैं। तो फ्रेंड के सामने थोड़ा सा तो चलता है ना। और बात रही मेरी फ़ोन चलाने की, तो ये है मेरी वाइफ, और वाइफ को अगर थोड़ा सा प्रायोरिटी ना देंगे तो भाई घर पे जाके खाना नहीं मिलेगा। ये बात तो मुझसे ज़्यादा आपको पता होगी। जो भाव्या है वो उस जगह पे थोड़ा सा चुप हो जाती है। वो बोलती कि ओ तो तुम भाभी जी से बात कर रहे हो। जो नीरजा है वो थोड़ी सी हंसती है, बोलती कि हाँ मैं उससे से ही थोड़ा सा बात कर रही थी, वो बस पूछ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं इस चीज़ का जवाब ना देती तो शायद अभी फ़ोन आ जाता। तो मैं वो नहीं चाह रही थी कि हमारी कन्वर्सेशन में वो थोड़ा सा भी गैप आए, तो इस वजह से उसका मैसेजेस का जवाब दे रही थी बस। जो भाभी है वो थोड़ा सा अपना फ़ोन निकाल के तब देखती है कि उस पर कोई मैसेज आया है कि नहीं। जब देखती है कि नहीं उस पर उसके फ़ोन पे कोई मैसेजेस नहीं है, वो बोलती कि मेरे में तो कोई मैसेज नहीं आए। जो नीरजा है वो बोलती कि हाँ क्योंकि आपकी शादी के शायद बहुत दिन हो चुके हैं, तो उस वजह से जो
जो भाभी जी है उनको शायद आप पे थोड़ा ज़्यादा भरोसा हो गया होगा कि आप क्या कर रही होंगी। जो भाव्या है वो बोलती कि अच्छा एक बात बताओ कि तुम किस किस मैटर में और कौन से तरीके से जो चांदनी भाभी को है वो तुम्हारे लिए कितनी मायने रखती है, मतलब प्रायोरिटी कैसे दिखाते हो तुम। जो नीरजा है वो बोलती कि आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि जानना चाह रही है कि मेरा वे क्या है। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि एक्चुअली ना मुझे जानना है कि कैसे प्रायोरिटाइज करा जाए बीवी को। तो वहाँ पर जो नीरजा है वो एकदम से हंस देती है, वो बोलती कि सीरियसली भाव्या जी आप मुझसे पूछ रहे हो, आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं ऑलरेडी और मुझे तो आपसे एडवाइस लेना था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और आप मुझसे पूछ रही हो। जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ कभी कभी बूढ़े लोगों को भी पता नहीं रहता कि क्या करना चाहिए। और वहाँ पर दोनों मिलकर बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे। जो भाव्या थी वो इस चीज़ को थोड़ा सा मजाकी वे में रख रही थी। तो वहाँ पर ये दोनों मिलकर बातें वगैरह कर ही रहे थे। दोनों ही अपनी बीवियों की जो चीज़ें हैं वो बता रहे थे। जो नीरजा थी वो तो सारा एकदम से एक्सप्लेन कर करके बता रही थी। जो भाव्या थी वो बता रही थी पर वो पहले की बात कर रही थी, कैसे वो लोग मिले तो तब जो मीरा थी वो क्या करती थी, वो कैसी थी, वो बस पहले की बात बता रही थी। तो नीरजा वहां पर पूछती कि भाव्या एक बात पूछूं। जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ पूछो। जो नीरजा है वो बोलती आप मीरा भाभी के लिए बस पहले की ही बात कर रही हैं, अभी का क्यों नहीं बता रही है। तो वहां पर भाव्या कुछ बताने जाएगी तभी नीरजा के कैबिन के दरवाजा ओपन करते हुए एक लेडी अंदर आती है जो कि वन एंड ओनली हमारी चांदनी जी थी। चांदनी जी जब भाव्या जी को पीछे से देखती है तो उसको समझ ही नहीं आता, वो उसको लगता है कि वो रेखा ही बैठी हुई है। वो इतनी तेज गुस्से में आती है चल के और आते हुए बोलती कि गंदी लड़की तुम फिर से आ गई, तुमको शर्म नहीं आता। तुमको मैंने उस दिन बोल के दिया था ना कि मेरे बीवी के इर्द गिर्द तुम दिखना नहीं चाहिए, तुम फिर से आ गई इस ऑफिस में। और ये बोल के जब भी वो सामने जाती है और अपनी हाथ की जो टिफिन बॉक्स था वो साइड में रखती है तो देखती कि गलती तो हो गई उससे, ये तो रेखा थी ही नहीं, ये थी भाव्या। और जब भी भाव्या इतनी जोरदार एक आवाज सुनती है तो वो थोड़ा सा चौंक के देखती है चांदनी की तरफ। और जो नीरजा थी वो इतना ज्यादा वहां पर हंस देती है, वो बोलती कि चांदनी काम डाउन, वो बस भाव्या थी, तुमको क्या क्या हो गया तुमको। जो चांदनी थी वो बोलती कि आई एम सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप हो, मुझे लगा ये वो रेखा है। तो वहां पर जो भाव्या है वो बोलती कि रेखा, कौन रेखा। जो नीरजा है वो अब भाव्या को सारा चीज बताती है कि एक्चुअली वो रेखा गुप्ता, गुप्ता इंडस्ट्रीज की जो बेटी है वो। तो वहां पर भाव्या बोलती कि तुम उस लड़की से जाके क्यों भिड़ गई हो। तो वहां पर जो नीरजा है वो बोलती क्योंकि मुझे तब जरूरत थी और वही थी जो सामने से आई थी। जो भाव्या है वो बोलती कि ये तो बहुत डेडली एक कॉम्बिनेशन जो है तुमने जोड़ लिया है। अब वहां पर जो चांदनी है वो बस अभी गिल्ट में आ चुकी थी, भाई बंदी बस सॉरी सॉरी बोली जा रही थी। और भाव्या बोलती कि इट्स ओके कोई बात नहीं, हो जाती है गलतियाँ। तो वहां पर जो नीरजा थी वो बोलती कि अब आप बताइए आप इधर क्यों आई हैं मोहतरमा। जो नीरजा की बात सुनते हैं चांदनी बोलती है थोड़ी सी धीमी आवाज में कि मैं तो खाना लेके आई थी आपके लिए, मुझे थोड़ी पता था कि आप मीटिंग में होगी, इतनी देर से मैसेज करे जा रही हो ये नहीं बता पा रही थी क्या। तो वहां पर जो भाव्या है वो हंसती है और बस इन दोनों को देख रही थी। ये जो एक खट्टी मीठी इनमें प्यार थी ना, जो चांदनी उसकी ऊपर चढ़ के बोल रही थी और जो नीरजा थी वो बहुत ही शांत आवाज में उससे बात कर रही थी और बहुत ज़्यादा प्यार उसको शो करवा रही थी। वो चीज़ भावियों को इतना अच्छा लगता है। तभी उसको मीरा की भी याद आ जाती है कि मेरी बीवी होती वो भी तो मेरे साथ ऐसे ही बात करती, और करती क्या पहले तो वैसे ही बात करती थी। जो भाव्या है वो तुरंत के तुरंत वहां से उठती है और जो नीरजा और चांदनी है वो दोनों उसकी तरफ देखने लगती है। जो भाव्या है वो बोलती कि गाइस कैरी ऑन, आप लोग झगड़ा करो, मैं बस 2 मिनट गई और एक फ़ोन कॉल करके आई हूँ, तब तक आप निपटा लो। तो वहां पर जो भाव्या है वो जब चली जाने लगती है तो नीरजा पीछे से बोलती है
छेड़ के हमको जो जा रहे हो, मुझे पता है कि भाभी को फ़ोन करने जा रही हो। जो भाव्या है वो उसकी तरफ देखती है, एक मुस्कुराहट पास करती है और वो उधर से निकल जाती है। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बाहर जाती है, वो फ़ोन करती है अपने घर के लैंडलाइन पे। वहाँ पर वो फ़ोन तारा उठाती है और बोलती कि हेलो कौन है। जो भाव्या है वो बोलती कि बच्चा तुम्हारे मम्मा किधर है। जो तारा है वो बोलती कि दादा मम्मा तो घर पे है नहीं। जो भाव्या है वो बोले कि मम्मा घर पे नहीं है तो कहाँ है मम्मा, आज तो मम्मा किधर भी नहीं जाने वाली थी। जो तारा है वो बोलती कि वो ना, वो शुचिया आंटी आई थी, उनके साथ वो गई है। तो वहाँ पर जो भाव्या है उसका तो भाई शुचि के नाम पे उसकी जो जेलसी निकलती है ना, वो तो बहुत ही भयंकर होती है। वो बोलती कि कब की निकली तुम्हारी मम्मा। मम्मा मम्मा तो 1 घंटे पहले निकल गई। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि अच्छा ठीक है, और ये बोल के वो फ़ोन कट कर देती है। जो भाव्या है वो पहले तो सोचती है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, शायद कुछ इमरजेंसी का आ गया था उसका एनजीओ से, पर उसका दिल नहीं मान रहा था। वो फ़ोन ही कर लेती है भाव्या को। वहाँ पर जब भी भाव्या का फ़ोन रिंग होता है तो फ़ोन पहले तो उठता नहीं है, जब भी उठता है तभी उसकी आवाज़ जो है वो मीरा की नहीं होती। वो आवाज़ बस यही बोल रहे थे हेलो कौन है। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि हेलो आप कौन। जो शुचि है वो बोलती कि मैं शुचि हूँ, आप जिससे भी बात करना चाह रही है वो अभी थोड़ा सा व्यस्त है। तो वहाँ पर जब भाव्या है वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत तो बहुत ज़्यादा है, तुमको पता नहीं है क्या किसी के फ़ोन को ऐसे टच नहीं करते। तो वहाँ पर जो शुचि थी वो बोलती कि ओके तो आप भाव्या जी हो। जो भाव्या है वो बोलती कि हाँ मैं हूँ, और किधर हो तुम लोग, और मीरा किधर है, उसका फ़ोन तुमने कैसे पकड़ लिया। जो शुचि है वो बोलती कि मैं पकड़ सकती हूँ, वो मेरी फ्रेंड है और वो मेरी फ्रेंड से बहुत बढ़ के भी है। वहाँ पर भाव्या को जब ये सुनाई देती है ना कि फ्रेंड से बढ़कर है, बंदी का तो इतना मन हो रहा था ना कि अगर शुचि उसके सामने होती शायद उसका गला पकड़ के मार ही डालती। वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि मीरा किधर है, बस ये बोलो। जो शुचि है वो बोलती कि वो गई है, अभी आ जाएंगी थोड़ी देर में। और ये जब बोल रही थी ना तभी शुचि के फ़ोन में फ़ोन आता है। जो शुचि है वो बोलती कि आप एक काम करें, जब वो आएंगी मैं उनको बोल दूंगी कि आपने फ़ोन करा था तो वो फ़ोन कर लेगी, अभी मैं रखती हूँ। और ये बोल के वो मीरा का फ़ोन साइड में रख देती है। वो अपना फ़ोन पिक करती है और बोलती कि हेलो भैया, आपका डेकोरेशन का हो गया है क्या। अगर आपका नहीं हुआ तो आप जल्दी से जल्दी करिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है उतना ज़्यादा, मैं इनको इतना ज़्यादा रोक के नहीं रख सकती। तो वहाँ पर वो बात करी जा रही थी और शायद सामने से कोई बोलता है कि मैम इसका क्या करें, ये ऐसा है कि ऐसा है। जो शुचि है वो बोलती कि अरे भैया कितनी बार बोलूं, वो आई नहीं होगा, वो MEERA होगा। क्या कर रहे हो आप। इस बात को, इस चीज़ को मैंने आपको कितने दफ़ा बोला है, आई नहीं, EE होगा, EE। तो वहाँ पर जो हमारी भाव्या जी है उन्होंने फ़ोन कट ही नहीं किया था। वो खड़ी होके शुचि के सारे बातें सुन रही थी और सारी बातें सुनते सुनते शुचि की आवाज़ में और एक बात उसको सुनाई दे जाती है। वो ये थी कि शुचि बोल रही थी कि लव मीरा होगा, लव मीरा, MEERA। मुझे ये बात भैया आपसे और नहीं बोलना, और अगर इस चीज़ में कोई भी गड़बड़ी हुई मैं आपकी शिकायत कर लगवा दूंगी भैया। अब मैं आपको बोल के दे रही हूँ। और सारे जगह पे आप फ्लावर्स पेटल्स बिछा के रखेंगे, वो भी रेड रोज़, और वो रेड रोज़ एकदम से नए होने चाहिए जिनमें से खुशबू बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली आए। तो आप सारे जो फ्लावर्स हैं वो फ्रेश यूज़ करेंगे, ठीक। तो वहाँ पर जब भी भाव्या को ये सुनाई देती है ना कि शुचि बोल क्या रही है, उसका तो एकदम से खून खौल सा जाता है। वो फ़ोन पे ही चिल्लाने लग गई थी कि हेलो हेलो शुचि, तुम सुन पा रही हो कि ये बोल क्या रही हो, मीरा किधर है, तुम लोग हो किधर। वहाँ पर शुचि तो भाई वो उधर से चली जाते हैं। जो भाव्या है वो बस चिल्लाते रह जाती है, कोई उसकी बात का कोई जवाब दे रही थी ना कोई सुन रहा था। जो भाव्या है वो अपना फ़ोन कट करती है और जल्द से जल्द वो फ़ोन लगाती है अपनी पीएस को। वो पीएस को फ़ोन लगाते हुए तुरंत ही बोलती कि देखो मुझे तुम्हारी कुछ नहीं चाहिए,
तुम क्या कर रहे हो, आई डोंट केयर अबाउट दैट। तुम बस इस फ़ोन को ट्रैक करो और मुझे पल पल की खबर देते रहना कि ये किधर से किधर जा रही है, और जो भी तुमको जानकारी मिले बस मुझे दो। वहाँ पर ये बोल के वो बस फ़ोन कट कर देती है। तुरंत की तुरंत वो जाती है नीरजा के ऑफिस में, और वहाँ पर से उसकी जो भी फाइल्स वगैरह है वो लेती है और निकलने लगती है। जो नीरजा है वो पीछे से टोकती है कि भाव्या, जा कहाँ रही हैं आप? खाना लग गया है, खाना खा के जाइए, और कहाँ जाना है आपको? जो भाव्या है वो बोलती कि मैं जिंदा रहूंगी ना, तुमसे तो मुझे बात करनी ही होगी। तुम्हारी दोस्त वो मुझे पागल करके रख देगी। ठीक है, अब मैं जाती हूँ, कोई भी बात मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और ये बोल के वो उधर से निकल जाती है। उसको वो अपनी कार में बैठती है और उस शहर से निकल ही जाती है कि मुझे जल्द से जल्द जाना है। कि क्या कर रही है बंदी, ये मीरा के आगे लव क्यों लगा दिया है। तो वहाँ पर से जो भाव्या है वो तो भाई क्या कार ड्राइव करके जाती है। जहाँ पे भी वो अपनी शहर जाके पहुँचती है तभी उसकी पीएस उसको फ़ोन करती है और बोलती कि मैम, उनकी फाइनल लोकेशन हमको मिल चुकी है, वो ऐसे ऐसे रिजॉर्ट पे है और वो बहुत देर से उधर ही है। तो वहाँ पर जो हमारी भाभीया जी है वो बोलती कि मीरा का फ़ोन भी ट्रैक करो और देखो कि सेम लोकेशन अगर है तो जल्द से जल्द बताओ। जो उसकी पीएस है वो बोलती कि मैम आर यू श्योर। जो भाव्या है वो इतनी ज़ोर की चिल्लाती है कि वो फ़ोन ही कट कर देती कि नहीं भाई, मैं समझ गई, यू आर श्योर। तो ये कहते हैं जो उसकी पीएस है वो भी कुछ देर बाद फ़ोन करते हुए बोलती कि हाँ मैम, उनकी लोकेशन सेम है और सेम रिजॉर्ट में है ये दोनों। वहाँ पर भाव्या को जब एड्रेस मिलती है वो क्या कार ड्राइव करके जाती है कि तूफान तो आ ही जाएगा एक दो उधर। भाविया जब भी उस रिजॉर्ट में जाके पहुंचती है वो बस उधर की मैनेजर को ढूंढ रही थी कि मैनेजर किधर है। जब भी उसको वो मैनेजर मिल जाता है तो वो बोलती कि इधर पे एक लड़की है शुचि, उसके नाम की कोई बुकिंग है क्या? जो मैनेजर है वो बोलते मैम ये तो आप बाहर भी चेक करवा सकती थी। तो वहाँ पर बोलती कि मैंने जो बोला है वो बस करो और बहुत जल्द से जल्द करो। तो वहाँ पर वो इतनी हाइपर एक्टिव थी और सारे लोगों को इतना भगा रही थी कि वो भी बस उसकी बात पे बस भागे जा रहे थे, कोई दूसरा सवाल भी वो लोग कर नहीं पा रहे थे। तो वहाँ पर उनको पता चलता है कि नहीं, शुचि नाम की तो किसी लड़की ने उधर का कोई बुकिंग नहीं करवाया। तो वहाँ पर जो भाव्या है वो बोलती कि मीरा, मीरा देखिए, मीरा नाम की कोई लड़की ने बुकिंग करवाया है। तो वहाँ पर देखता है कि हाँ मीरा नाम की 3 बुकिंग है। तो वहाँ पर जो हमारी भाव्या है वो बोलती कि मीरा के आगे उसकी सरनेम लगा के पूछती है। तो वहाँ पर मिलता है कि हाँ इसकी तो है बुकिंग, और वो भी बस आज रात की ही है। कुछ देर पे उसका जो भी है वो बुकिंग ख़त्म हो जाएगा और वो उसकी ग्राउंड एरिया की तरफ है। एक प्राइवेट पार्टी उनकी थी। भाव्या जो है वो बोलती कि मुझे उस जगह पे जाना है, आप लेके चलिए। सारे लोग वहाँ पर बस ये बोल रहे थे कि नहीं मैम, वो प्राइवेट पार्टी है, हम वहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर सकते। जो भाव्या थी वो बोलती कि आपको इस रिजॉर्ट पे ताला लगवाना है कि क्या करवाना है, आप बस बोलिए, एक फ़ोन कॉल होगा ये अभी बंद हो जाएगा। वहाँ पर भाव्या बस इतनी ज़्यादा हाइपर थी कि उन लोगों को उधर उसको लेके जाना पड़ा। जब भाव्या उधर जा रही थी और उस जगह की जो सजावट थी ना, वो एकदम से इतनी प्यारी थी और इतनी सुंदर तरीके से सजवाया गया था। जिधर से उस जगह के गेट शुरू होते उधर से फ्लावर्स पटल्स यूँ बिछा के रखे हुए थे और इतनी सुंदर। जब भाव्या उस जगह पे जाके पहुंचती है तो देखती क्या है, मीरा सामने खड़ी हुई है, जो शुचि है वो नीचे बैठी हुई है, उसके हाथ में फ्लावर्स, और वो उस जगह को देखे जा रही थी। और गाइस आज इसी सीन के साथ हम भी चलते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहो और हम जानेंगे कि क्या है, क्या है, क्या हमारी मीरा शुचि को हाँ बोल देगी? क्या शुचि का प्यार, जो कि हो भी सकता है, क्या वो मुकम्मल होगा? तो गाइस चलो इसी के साथ आज हम चलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, और कमेंट करना मत भूलना।